बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 3 और इसका नेम है जी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड TFCs। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जो है जी सेक्शन है जी 2 एंड सब सेक्शन इसका आता है जी 12। इसके मुताबिक डिबेंचर्स के अंदर इन्वॉल्व है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, TFCs, TFC मीन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स एंड अदर such type of securities। but do not involve shares। डिबेंचर्स है, इसके अंदर जो है हमारे पास डिबेंचर स्टॉक भी है, इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड्स हैं या TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या अदर। बेसिकली ये होता है जब कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, कर्ज चाहिए होता है, तो कंपनी क्या करती है कि वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेगी। जब तो कर्ज लेगी तो उसके कर्ज के एवज उसकी सिक्योरिटी के तौर पर जिनसे कर्ज लिया होता है उन्हें सर्टिफिकेट्स जारी करती है। उन सर्टिफिकेट्स का नाम डिबेंचर्स का नाम दिया जाता है। उन्हें डिबेंचर स्टॉक भी कहेंगे। बॉन्ड्स भी इसकी किस्म है, TFCs। एंड अगर कोई भी इसके अलावा जो कर्ज का जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे डिबेंचर के मानी में आएगा। जो लॉन्ग टर्म कर्ज हम जब लेंगे तो ये हमारे डिबेंचर के मीनिंग में आते हैं। अब आगे हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स उसकी जो बेसिस हैं वो 4 बनती हैं कि अगर रिडम्पशन के लिहाज से हम बात करें रिडम्पशन है जी वापसी। अगर हम डिबेंचर्स की वापसी के लिहाज से बात करें तो नॉर्मली जो डिबेंचर होते हैं, ये जो कर्ज होता है हमारे ऊपर, ये कुछ अरसे के बाद हमने रिटर्न कर देना होता है, वापस कर देना होता है। उसकी हम बात करते हैं। तो रिडम्पशन वापसी जो है उसके लिहाज से डिबेंचर की मज़ीद 2 टाइप्स में आ जाती हैं। एक है जी रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है काबिल वापसी। नॉर्मली डिबेंचर जो होते हैं वो रिडीमेबल ही होते हैं कि जी आप कुछ अरसे के लिए कर्ज़ लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ले लिया, तो जितने अरसे के लिए कर्ज़ लिया उसके बाद उसको वापस करना होता है। तो ऐसे डिबेंचर जिनकी अमाउंट वापस करने के लिए उसकी फ़िक्स टाइम पीरियड दिया गया होगा उसके अंदर, वो हमारे रिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। इररिडीमेबल तो ये इसकी एक सेकंड टाइप है जी रिडम्पशन के लिहाज से। इररिडीमेबल इसका मतलब ये होता है कि ऐसे डिबेंचर जो जिनकी वापसी के लिए कोई फ़िक्स टाइम पीरियड फ़िक्स ना किया गया हो, उसकी कोई डेट ना दी गई हो कि जी हमने, या उसका टाइम पीरियड ना बताया हो कि हमने 1 साल के लिए कर्ज़ लिया है, 2 साल के लिए लिया है, या कितनी देर के लिए कर्ज़ लिया है, ये नहीं बताया। जब इसके क्लियर नहीं होता, तय नहीं किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इररिडीमेबल। फिर बेटा उसकी मैच्योरिटी डेट, उसकी बेस हम इसे डिवाइड करेंगे, डिबेंचर के टाइप्स को देखेंगे।
मैच्योरिटी के लिहाज से आता है कि डिबेंचर जो हैं वो जब वापस करने हैं तो किस किस्म में करने हैं, किस तरह करने हैं। अगर तमाम के तमाम डिबेंचर जो हैं एक ही वक्त में हमने वापस करने हैं, कि अगर हमने सपोज़ कि किसी कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है और उसके एवज़ 10,000 डिबेंचर जारी किए हैं, तो उसके अंदर और वापस भी 10,000 के 10,000 जो डिबेंचर है, मतलब टोटल लोन एक ही दिन वापस करने हैं, वापसी की उसकी डेट एक ही है, तो उसे हम कहते हैं टर्म डिबेंचर्स। और अगर ऐसा कर लिया जाए कि हम जब कर्ज़ की वापसी है वो थोड़ी थोड़ी करके दे दें, कि जी थोड़ा सा 10,000 में से 2,000 पहले साल के एंड पर, 2,000 दूसरे साल के एंड पे, 2,000 तीसरे साल के, इस तरह से 5 साल में हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके कर्ज़ अपना वापस करना है। ऐसे डिबेंचर जिनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो फिक्स नहीं होती, सेम नहीं होती, ऐसे डिबेंचर्स का हम नाम देते हैं सीरियल डिबेंचर्स। सीरियल कहेंगे, सीरियल डिबेंचर्स मतलब कि जो सीरीज़ के लिहाज से, एक तरतीब के लिहाज से थोड़े थोड़े वक्त के बाद जो हमने जिन्हें वापस करना होता है वो सीरियल डिबेंचर कहलाते हैं हमारे। इसके बाद हम जो इसकी टाइप देखेंगे वो सिक्योरिटी के लिहाज से जी। सिक्योरिटी के लिहाज से कि बाज़ औक़ात हम लोन लेते हैं तो डिबेंचर जारी करते हैं, इसके साथ साथ हम डिबेंचर के अलावा और भी कोई हम एसेट जो है वो भी रखवा लेते हैं, तो उस केस में डिबेंचर्स क्या कहलाएंगे। या ये कहा जाता है कि जो डिबेंचर होल्डर जिसको हमने डिबेंचर दिए हैं तो उसे एक हक और देते हैं कि हमने कर्ज़ा लिया है, किसी से कर्ज़ लिया है और उसको डिबेंचर जारी किए हैं। इसके साथ साथ हम उसे एक ऑप्शन और दे देते हैं कि अगर हम आपको कर्ज़ वापस नहीं करते, डिबेंचर तो इनके पास हैं, वो मार्केट में बेच सकते हैं, इसके साथ साथ अपने किसी एसेट के ऊपर भी उन्हें दस्तरस दे देते हैं कि ये एसेट भी आपके लिए है, अगर कर्ज़ वापस ना हुआ तो आप हमारा ये एसेट भी सेल कर सकते हैं, तो अपने कैश की अपना जो लोन है उसकी अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं। तो जब डिबेंचर के साथ साथ किसी एसेट के ऊपर भी क्लेम दे दिया जाए जिससे कर्ज़ लिया होता है, अपने क्रेडिटर को अपने किसी एसेट के ऊपर भी क्लेम दे दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर हो जाएंगे वो हमारे। और अगर हम एसेट कर्ज़ लेते हैं उसके एवज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमने डिबेंचर दिए हुए हैं, इसके अलावा किसी एसेट के ऊपर अपने क्रेडिटर को कोई हक नहीं देते, तो ऐसे डिबेंचर को इनसिक्योर्ड का नाम देंगे। इनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाएंगे ये हमारे। इसके बाद एक और टाइप होती है जी डिबेंचर्स की, जिसे हम अपने देखेंगे कन्वर्जन के लिहाज से। कन्वर्जन के लिहाज से भाई कुछ जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उस वक़्त बाज़ का हम जो कंपनी होती है कर्ज़ लेने वाली, डिबेंचर जारी करने वाली, डिबेंचर जारी करने का मतलब कर्ज़ ले रहे हैं, तो कर्ज़ जो है डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी बाज़ औक़ात ये ऑप्शन दे देती है अपने डिबेंचर होल्डर को कि अगर वो चाहें तो 1 साल या 2 साल के बाद अपने डिबेंचर वापस देकर जो कर्ज़ की अमाउंट वो वापस नहीं लेंगे, बल्कि डिबेंचर हमें दे दें और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद के हमारी कंपनी के मालिक बन जाएं। डिबेंचर जो होल्डर जो होते हैं नॉर्मली ये क्रेडिटर होते हैं, ये मालिक नहीं होते कंपनी के, लेकिन बाज़ का कंपनी ये ऑप्शन दे देती है कि आपके पास ये राइट है कि जी अगर 1 साल या 2 साल के बाद आप अपने डिबेंचर हमें वापस करें और हमसे जो है आप हमारी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें, तो उसे हम, जब ये ऑप्शन होती है कि अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, तो उसे हम नाम देते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर जो
शेयर्स में कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं। और ऐसे डिबेंचर जिसके साथ ऐसी किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं दी जाएगी उसे हम नाम देंगे इनकन्वर्टिबल। इनकन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो ये टोटल जो है 4 बेसिस पर डिबेंचर की आगे 8 किस्में हैं जो हमने आज इसे सीखा है इसके अंदर। अब हम मज़ीद थोड़ा सा ऐसे देखते हैं जी। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, इशुएंस का मतलब होता है कि हम कर्ज़ ले रहे हैं और इसके बदले डिबेंचर जारी कर रहे हैं। तो देन हमारे पास क्या क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से हम अपने डिबेंचर को जारी कर सकते हैं। तो इससे जो है हम 2 हिस्सों पर डिवाइड करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें की देखेंगे जी। इशुएंस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर जो इशू करेंगे ये क्या पहली स्टेज आएगी, दूसरा इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, और तीसरा उसकी रिडम्पशन, बाद में हमने वापसी भी सीखनी है। तो 3 तरह की चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखनी है, 3 स्टेजेस सीखनी है डिबेंचर्स के लिहाज से। अब जिसके अंदर से हमने इशुएंस को आज पढ़ेंगे तो ये है फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिबेंचर की इशू करेंगे तो क्या क्या होगा। कि अगर हम ये देखिए कि हम डिबेंचर दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं किस चीज़ के एवज़, मतलब डिबेंचर देकर हम उनसे क्या रिसीव कर रहे हैं, किस चीज़ के एवज़ हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर, उसे हम कहते हैं जी फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम वापसी को, डिबेंचर की वापसी के एग्रीमेंट के लिहाज से कि वापसी किस तरीके से होगी उसको देखते हैं, तो उसे हम नाम देंगे जी फ्रॉम कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। पॉइंट ऑफ व्यू। कि डिबेंचर की वापसी के लिहाज से, कि वापसी किस तरह की होगी उसके लिहाज से अगर हम डिबेंचर को देखें तो भी इसके अंदर अगर हम पॉइंट कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखते हुए अगर हम डिबेंचर्स की रिकॉर्डिंग करना चाहें तो उसके इनके देखना चाहें तो वो होता है जी हम क्या, सबसे पहले तो कैश के एवज़ कि हम कर्ज़ लेते हैं, मतलब कैश फॉर्म में कर्ज़ा लिया या चेक के थ्रू अपने बैंक में पैसे रख लिए, तो बात एक ही है। कैश फॉर्म हमारे पास आ जाए या बैंक में हमारे पैसे आ जाए, बात एक ही है। तो हम कैश के बदले में डिबेंचर दे देते हैं। एक तो ये है कि हम जारी करेंगे। दूसरा आता है जी कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा सपोज़ कि हमने कोई चलता हुआ बिज़नेस किसी कंपनी का वो परचेज़ करते हैं, उसके एसेट्स हमारे पास एसेट बन जाते हैं, तो फिर उसके बदले में जब हमने उसे पैसे देने हैं, जो परचेज़ कंसिडरेशन पे करनी है, तो वहाँ पैसे की बजाय हम उन्हें डिबेंचर दे देते हैं अपनी कंपनी के। उन्हें जो पैसा उनका बनता है, एसेट की वैल्यू होती है, वो हम उन्हें नहीं पे करते बल्कि उसके एवज़ हम उन्हें डिबेंचर दे देते हैं। तो यह कैश अदर देन कैश, या किसी हम जो सप्लायर से कोई एसेट परचेज़ कर लेते हैं, खुद परचेज़ करते हैं और उसकी पेमेंट के तौर पर हम जो है डिबेंचर इशू कर देते हैं। ये हो जाता है जी कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर इसके अलावा एक और भी होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी से मुराद ये होता है कि बाज़ औक़ात हम एक एसेट के एवज़ कर्ज़ लेते हैं और जो कर्ज़ हमें देने वाला है वो कहता है जी ये जो एसेट है इसकी वैल्यू जो है वो मेरे लोन के जो कंसिडरेशन है वो नहीं बनती उतनी,
तो फिर आप ऐसा करें कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी दें। तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पर बाज़ का हम डिबेंचर दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी जो होती है। मतलब कि कर्ज़ डिबेंचर के एवज़ नहीं लिया, कर्ज़ हमने किसी और एसेट के एवज़ लिया है, लेकिन उसके हमने क्या किया है कि वो जो एसेट के लिए कर्ज़ ले लिया, इसके बाद हमने मज़ीद सिक्योरिटी देने के तौर पर, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर एसेट के साथ ये डिबेंचर भी दे दिए, उसे हम कहते हैं डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके बाद जो है हम अपना मज़ीद इसकी टाइप देखते हैं जी, इसके लिहाज से फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये देखें तो इसमें जो आता है, हम अपने जो डिबेंचर है इसको कैश की जो आती है उसे पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे जारी कर सकते हैं कि हम लोग इसे मज़ीद जो है कैश इसको देखते हैं जी कि डिबेंचर अपने जो होते हैं ये इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम देखें कंसिडरेशन में, मतलब कि अब इन दोनों केसेस में डिबेंचर को जब हम इशू करेंगे तो हमारे पास तीन फॉर्म आती है कि या तो हम उसे पार वैल्यू पर इशू करेंगे। पार वैल्यू मतलब अगर 10 रुपये का एक डिबेंचर है तो 10 के डिबेंचर के एवज़ हम उसे 10 रुपये का ही जारी करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि हमारे इदारे का नाम बहुत अच्छा है, तो हम कर्ज़ जब जारी करेंगे, जब डिबेंचर इशू करेंगे, तो लोग, बहुत सारे लोग होंगे उस हमसे कि जी हम ठीक है डिबेंचर मैं आपके परचेज़ करता हूँ, तो ख़रीदने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अपने जो प्राइसेस हैं डिबेंचर के वो पार वैल्यू से ज़्यादा रिसीव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एट प्रीमियम, कि डिबेंचर हमने प्रीमियम पे, मतलब उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर हमने उसे इशू किया है। पास कर हमारे बिज़नेस का नाम इतना अच्छा नहीं होता, तो उसकी मार्केट में गुडविल अभी इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर डिबेंचर जब कर्ज़ लेना हो, डिबेंचर जारी करने हो, तो फिर हम उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू को फेस वैल्यू का नाम देते हैं, तो इससे कम वैल्यू पर जारी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एट डिस्काउंट। तो ये तीन केसेस बनते हैं जी हमारी कंसिडरेशन के एवज़। फिर हम इसमें देखते हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो हम वापसी के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि जी अगर हमने इशू इनमें से किस वैल्यू पे किया है और वापसी इनमें से किस वैल्यू पर होगी, जिसमें से पहले है जी इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब जितने का लिया था उतना ही वापस कर देना, इंटरेस्ट अलग से होगा इस पर। मतलब इसमें ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी उसकी वापसी की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू की बात नहीं हो रही। तो ये भी है कि जी हमारा इशू एट पार रिडीमेबल, यहाँ पे इशू एट प्रीमियम लिखेंगे जी कि वापसी हमने प्रीमियम पे की है, एंड रिडीमेबल एट पार कि इशू हमने प्रीमियम पर किया लेकिन वापसी हमने पार वैल्यू पे करनी है। कि फ़र्ज़ कर लो कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो हमने इशू तो 110 का किया था लेकिन वापसी हमने 100 रुपये देना है। फिर है जी इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार कि हमने इशू तो डिस्काउंट पे किया था, सपोज़ के 100 रुपये का था तो हमने 90 का इशू किया था, लेकिन वापसी हमने 100 रुपये ही करनी है। फिर ये है जी इशू एट पार
रिडीमेबल एट प्रीमियम कि जी हमने 100 रुपये का लिया था, लेकिन जब वापस करेंगे तो 110 रुपये का करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट फिर उसी के, इन तमाम केसेस में इंटरेस्ट जो है वो अलग से पे किया जाएगा। और लास्ट जो है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये देखें जी, हमने इशू प्रीमियम पे किया अभी तो 100 का था तो 95 का या 90 रुपीज़ का हमने इशू किया था, लेकिन वापसी हम 104 पे, 105 पे, 110 पे किसी पे भी कर सकते हैं। मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू रिसीव किए थे इशू करते वक्त, और जब वापस करेंगे तो फेस वैल्यू से ज़्यादा पे करेंगे। ये था जी टोटल हमारा आज इंट्रोडक्शन डिबेंचर के बारे में, इसके इशुएंस के लिहाज से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आई बात, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को करके अपने जो दिल में, जो जहन में उठने वाले क्वेश्चन हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।